कक्षा 12 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 9 गजल जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित है भाग 2। चलिए देखते हैं इसमें क्या गजल में दिया हुआ है। तो ये गजल है आपकी। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबोताब असर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। हे जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तो याद आए है अंजुमन में जिंदों को। रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। चलिए गजल को समझते हैं क्या कहा गया है इसमें। यह गजल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। कवि कहते हैं कि फूलों की कलियों से नव रस छलकने लगता है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। तारे रात के सन्नाटे में पलके झपका रहे हैं। ऐसे में कवि उदास है, क्योंकि उसके पास किसी प्रिय का प्यार नहीं। जो लोग शायर के प्रेम की निंदा करते हैं, वे स्वयं बदनाम हो जाते हैं। शायर में दीवानगी बढ़ती जा रही है, उनके मन में पीड़ा भी है और दुनिया का लिहाज भी। इस कारण वह चुपके चुपके आंसू बहाता है। सबकी अपनी प्रवृत्ति होती है, खुद को डुबोकर ही प्रेम किया जा सकता है। कवि का यह शेर बेशकीमती है। दुनिया की चमक दमक के बीच उसकी परख करना जरूरी है। रात के सन्नाटे में जब फरिश्ते गुनाहों का हिसाब करते हैं, तब शायर अपनी प्रेसी की याद में खोया रहता है। अब चलते हैं एक एक खंड की सप्रसंग व्याख्या करते हैं इसको। चलो देखते हैं कैसे क्या होना है इसमें। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों इसमें। शब्दार्थ में नौरस है, नौरस मीन्स नया रस। गुंचे मीन्स कली। नाजुक मीन्स कोमल। गिरह मीन्स बंधन। रंगोबू मीन्स रंग और खुशबू। गुलशन मीन्स बाग बगीचा। पर तोले पंख फैलाना। झपकावे आंखें बंद करना और खोलना। जर्रा जर्रा कण कण। सब मीन्स रात है। सन्नाटा मीन्स मौन। किस्मत मीन्स है भाग्य और एक मीन्स है एक। संदर्भ देखते हैं इसमें। संदर्भ में बताया जा रहा है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गजल शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं बच्चों। इस गजल के माध्यम से अपनी आंतरिक अनुभूतियों यानी पीड़ा को स्वर देते हैं। उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी दुखद मन स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं, रात के निशब्द व शांत वातावरण में फूल इस तरह अपनी कलियों की पंखुड़ियों
खोलते हैं मानो वे उड़ जाने के लिए पंख फैला रहे हों, और बाग में उनका रंग एवं खुशबू बिखर सा गया है। तारों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आंखें झपक रही हों, अर्थात उन्हें भी नींद आ रही हो, कण कण सो रहा है, और रात का यह सन्नाटा कुछ बोलता हुआ सा लगता है। कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वह दुखी है। उसका और उसकी किस्मत अर्थात भाग्य का केवल एक ही काम है, रोना। सबसे अपने दर्द को छुपाकर वह और उसका भाग्य दोनों एक दूसरे पर अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। प्रश्न है इसमें अब, नौरस से क्या तात्पर्य है, कलियां क्या कर रही हैं? तो उत्तर है बच्चों, नौरस से तात्पर्य नवरसों यानी श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत, विभत्स, हास्य, अद्भुत, करुण एवं भयानक रस से है। कवि मानता है कि कलियां नवीन रसों से आवृत होकर पंखुड़ियां खोल रही हैं, जिससे सुगंध चारों ओर फैल रही है। दूसरा प्रश्न है, जर्रा जर्रा सोए है से कवि का क्या आशय है? तो ये उत्तर है बच्चों, रात के समय जब तारे झपकियां ले रहे हैं तब कण कण सोया पड़ा है। ऐसे में कवि का मानना है कि रात का सन्नाटा भी मानो कुछ कह रहा है। प्रश्न है, कवि अपना और आपकी किस्मत का एक ही काम क्या मानता है? तो उत्तर है बच्चों, कवि तथा उसकी किस्मत दोनों गहरे अंधकार में डूबी है। कवि अपनी किस्मत को कोसता है तो किस्मत कवि को कोसती है। कवि का कहना है कि वह और उसकी किस्मत एक ही काम कर रहे हैं। प्रश्न है, सब में सन्नाटा कैसे बोलता है? तो उत्तर है, रात के समय जब चारों ओर चुप्पी है और मौन भी अपनी व्यथा का व्याख्यान कर रहा है, इस चुप्पी के दुख को चाह कर भी कवि सुन नहीं पाता है। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ये कवि कहते हैं कि फूलों ने पंखुड़ियां खोली हैं, जिससे चारों ओर सुगंध फैल गई है। रात के सन्नाटे में तारे आंखें झपकाते हैं तथा सारी दुनिया सो रही होती है। इस स्थिति में सन्नाटा कुछ कह रहा है। कवि अपनी किस्मत पर रोता है तो किस्मत भी उस पर रोता है। प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त उर्दू भाषा के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ये नाजुक, गुंचे, गिरहे, जर्रा आदि उर्दू भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों इसमें। काश मीन्स ऐसा हो सकता, पर्दा मीन्स रहस्य, कीमत मीन्स मूल्य है, अदा करना मतलब चुकाना है, बदरुस्ती ए होशो हवास पूरे विवेक के साथ, सौदा करना मीन्स चाहना, गम मीन्स दुख या पीड़ा, अदब मीन्स सम्मान, ख्याल मीन्स ध्यान। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गजल शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में प्रिय को याद करते हुए उनके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। व्याख्या, प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को अपने प्रिय की याद आती है। वह कहता है कि
मैं दुख और रोदन के रूप में पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। अभी तो यह भी नहीं, तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने भी हो जाया करते हैं। कवि कहते हैं, हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख को उपहासास्पद नहीं बनाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे छिपकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके एकांत में रो कर कम करता हूँ। प्रश्न है, बदनाम करने वाले क्या नहीं सोचते? तो उत्तर है बच्चों, बदनाम करने वाले समझ की कमी के कारण अपनी बदनामी की नहीं सोचते। ऐसे लोगों को यह पता नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं उसका असर उनके व्यक्तित्व पर भी हो सकता है। प्रश्न है, कवि किसकी कीमत अदा करता है? तो उत्तर है, कवि अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से अदा करता है। कवि मानता है कि वह पूरे होश में यह सौदा कर रहा है, उसने स्वयं को इश्क में पूरी तरह समर्पित कर दिया है। प्रश्न है, कवि छिपकर रोने की बात क्यों करता है? तो उत्तर है, ये कवि दुनिया का लिहाज भी रखता है, उसे अपनी प्रेमिका के सम्मान की भी चिंता है। विरह के दर्द को कवि छिपाना चाहता है, किंतु छिपा नहीं पाने के कारण चुपके से दुनिया की नजरों से दूर होकर रोता है। कवि मानता है कि उसे अपनी प्रेमिका के दुख का भी ख्याल है और इस कारण वह अपने दुखों का सम्मान करता है। यह दुख दुनिया की असहज प्रवृत्तियों का व्यवहार है, उससे उसकी प्रेमिका को मिला है। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, कवि निंदा करने वालों को आड़े हाथों लेता है। उसका मानना है कि बदनाम करने वाले यह नहीं जान पाते कि वे खुद बदनाम हो रहे हैं। कवि प्रेम में दीवानगी की हद तक जाता है, उसे विरह की पीड़ा भी है। प्रश्न है, काव्यांश को दो भाषिक विशेषताएं बताइए। काव्यांश की दो भाषिक विशेषताएं बतानी है। तो अभी पिछले प्रश्न का उत्तर रह गया था, दुनिया की लिहाज भी वह अपने दर्द को चुपचाप सबकी नजरों से दूर रोकर मिटा लेना चाहता है। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर था वो यह है, पहला उर्दूपन है, दूसरा सर्वनामों का प्रयोग है। अब अगला प्रश्न एक और है इसमें, तीसरा, चुपके चुपके में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों ये चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला देखते हैं, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आबो ताब असर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन, मैं जिंदों को रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ान ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों, फितरत मीन्स प्रकृति या स्वभाव, कायम मीन्स स्थापित, तवाजुन मीन्स संतुलित, आलम मीन्स संसार, खुद मीन्स स्वयं, आबोताब असर असआर चमक दमक के साथ, आंख रखना देखने में समर्थ होना, अंजू नेमान शराब की महफिल, जिंदो में शराबियों, सदके में कुर्बान, एजाजे सुकन काव्य का सौंदर्य। संदर्भ देखते हैं बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गजल शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग पे चलते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम को परिभाषित करते हुए प्रिय एवं उसकी स्मृति को उससे जोड़कर देखते हैं। कवि के अनुसार प्रिय के वियोग में रोने से निकले उसके आंसू और उन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं शब्द मोती जैसे हैं। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं, सौंदर्य एवं प्रेम में भी एक प्रकार का नैसर्गिक संतुलन है, इसमें स्वयं को खोकर अधिक से अधिक पाना होता है। कवि कहते हैं, ये शेरों की चमक नहीं बल्कि ये मेरी आंसुओं के मोती हैं। तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम इन आंसुओं के बारे में
मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये आंसू नहीं बल्कि विरह की पीड़ा है। आंखों से धुलाई के रूप में निकले मोती हैं जो चमक रहे हैं। शायर प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि ऐसे वातावरण में, जबकि रात गहराने पर आसमान में देवदूत संसार के पाप का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, मैं शराब की महफिल में तुम्हें याद किया करता हूँ। प्रिय से उत्पन्न वियोग की पीड़ा को शराब से दूर करने के लिए चित्रण में शायर दीवानगी का संकेत करते हैं। मीर उई अदब की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। मीर के सम्मान में गालिब ने कहा है कि रेख्ता यानी इरादे के तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। प्रश्न है अब, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो उत्तर है बच्चों, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह मानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। वह बच्ची रस की पुतली है। उसकी उमंग और चपलता देखते बनती है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले बादलों की घटा को दर्शाता है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी में बिजली की चमक पैदा करती है। प्रश्न है, खुदा का पर्दा खोलने से क्या आशय है? तो उत्तर है, शायर वैसे लोगों की चर्चा करता है जो दूसरों को बदनाम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। वह मानता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वे जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका ओझा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आ जाता है। जो निंदा करने वाले लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। शायर मानता है कि दूसरों की बदनामी करने से पहले निंदा करने वाले को इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न है, किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तानातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, शायर स्वयं का तथा अपनी किस्मत का एक ही काम मानता है। शायर अपनी किस्मत पर रोता है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। वह जीवन में जो चाहता है उसे नहीं मिला। उसकी किस्मत भी इस प्रकार रो रही है कि उसे जिसकी तलाश थी वह व्यक्ति नहीं मिला। शायद दूसरा ही उसके साथ है। कवि इस स्थिति में यही मानता है कि किस्मत उसके ऊपर और वह किस्मत के ऊपर रोता है। टिप्पणी करें। पहला है, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। तो उत्तर बच्चों, माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठता है, लेकिन माँ के लिए संतान ही चांद है। अगला प्रश्न है, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो उत्तर है बच्चों, सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरफ घटाएं छाई रहती हैं। उधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की धाराएं उमड़ती हैं। दोनों ही अर्थात भाई बहन प्रेम रस में रिक्त रहते हैं या सिक्त रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। तो हिंदी के प्रयोग लेते हैं। आंगन में लिए बच्चे की हंसी, रक्षाबंधन की सुबह चमकती राखी। उर्दू के प्रयोग, उलझे हुए गेसुओं की कंघी करके, देख आईने में चांद उतर आया। लोक भाषा में प्रयोग, रह रह के हवा में जो लोका देती है।
फिराक ने सुनो हो, रखो हो आदि शब्द मीर की शायरी के तर्ज पर इस्तेमाल किए हैं। ऐसी ही मीर की कुछ गजलें ढूंढ कर लिखी है। तो ये उत्तर है बच्चों। दिल वो नगर नहीं जो आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो यह बस्ती उजाड़ कर। दूसरा है बारे दुनिया में रहो गम जुदा या साथ रहो, ऐसा कुछ करके रखो हो या कि बहुत याद रहो। अब सादारी ये है कविता में एक भाव एक विचार होते हैं, जो भी उसका अंदाजे बयां या भाषा के साथ उसका बर्ताव अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई कविता को पढ़िए और दी गई फिराक की गजल रुबाई में से समानार्थी पंक्तियां ढूंढिए। तो ये दिया हुआ है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, सूरदास ने लिखा हुआ है। दूसरा है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान, सुमित्रा नंदन पंत जी। शीश उतारे भुनई धरे तब मिलहे करतार, ये कबीर ने लिखा है। तो उत्तर में देखिए क्या है ये, आंगन में ठुनक रहा है जिंदया या है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। अगला है तेरे गम का पासे अदब है, दुनिया कुछ का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवज्जुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। प्रश्न है रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो उत्तर है माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है, कभी वह अपने हाथों को झुलाती है तो कभी हवा में उछालती है। बच्चा भी माँ की हाथों में झूले में डोलता हुआ खिलखिला कर हंस रहा है। माँ वात्सल्य भाव के साथ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ को अपनी घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है, बच्चा माता की गोद में प्रसन्न होता है। प्रश्न है दीपावली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। तो उत्तर है दीपावली की शाम को घर स्वच्छ एवं तथा पवित्र बनाया गया है, घर को खूब सजा दिया गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमाते लावे लाई है। उस रूपवती के चेहरे पर एक आभा है, वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है, उसमें दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है, अपने बच्चे की प्रसन्नता देख माँ का चेहरा गर्व से भर जाता है। प्रश्न है बालक की चांद लेने की जिद को माता किस प्रकार अपनी ममता भरी समझ से पूर्ण करती है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर समझाइए। उत्तर है बच्चों बालक आकाश में खिले चांद को लेकर उससे खेलना चाहता है, वह उसे लेने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है। माँ उसकी हर चालाकी से पूरा करती है। वह बच्चे के हाथों में दर्पण देकर उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाती है और कहती है देखो चांद उतर आया है। प्रश्न है रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। तो उत्तर है बच्चों रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह आकाश पर काले बादल छाए रहते हैं, एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है, वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है, राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है, ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर है। प्रश्न है फिराक गोरखपुरी की गजल वियोग श्रृंगार से संबंधित है कैसे। तो उत्तर है बच्चों गजल उर्दू शायरी कविता की एक महत्वपूर्ण विधा है, इसमें प्रेम तथा श्रृंगार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। श्रृंगार दो प्रकारों के होते हैं, वियोग तथा संयोग। वियोग श्रृंगार को विरह भी कहते हैं। कवि की इस गजल में वियोग श्रृंगार को महत्व मिला है।
वियोग प्रेमिका से दूर होने एवं प्रेम में दुनिया का अपवाद रहने के कारण सामने आया है। प्रश्न है, फिराक की गजल किन किन मानवीय भावों को सामने लाती है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, फिराक की गजल मानवीय भावों की प्रतिबिंब है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने रखने का माध्यम है। इसमें प्रेम, दर्द, विरह, वेदना तथा दुनियादारी को महत्व मिला है। शायर प्रकृति के सौंदर्य को मानवीय चेतना में एकाकार करता है। कवि कलियों की पंखुड़ियों में से निकली गंध को शब्दों में समेटता है। प्रेम के समर्पण को महत्व देता है। वह अपने दर्द को दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देता। वह जानता है कि दुनिया उसके दर्द को मजाक बना देगी। प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दीपावली की शाम है, घर का आंगन साफ सुथरा और सजा हुआ है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है, उसके घरौंदे में दिया जलाती है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता और वात्सल्य के जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनकर कविता में उभरे हैं। प्रश्न है, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं में शायर ने क्या भाव व्यक्त किया है। उत्तर है बच्चों, शायर ने कहा है कि जो लोग उसकी निंदा करके उसे बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोग वास्तव में बड़े ही अज्ञानी हैं। वे इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि इससे उसकी भी बदनामी होती है। उसके चरित्र के दोषों को दुनिया जान जाती है। जो सब लोग समझ जाते हैं कि उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष जैसी बुराइयां भारी पड़ी हैं, इस प्रकार दूसरों की बदनामी करने वाले खुद बदनाम हो जाता है। प्रेम और सौंदर्य के संसार में किस संतुलन की बात शायर ने की है या कही है। उत्तर है, कवि का कहना है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी बराबरी का रिवाज कायम है। जो जितना अधिक त्याग करता है, उतने प्रेमी के प्रति जितना समर्पित होता है, उसको दूसरे पक्ष का उतना ही प्रेम प्राप्त होता है। प्रश्न है, फिराक की उर्दू शायरी की क्या विशेषता है। तो उत्तर है बच्चों, उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य, शास्त्रीयता से बंधा है। उसमें लोक जीवन के पक्ष बहुत कम उभरे हैं। सामाजिक दुख दर्द, व्यक्तिगत अनुभूति बनकर उनकी शायरी में ढल गए हैं। भारतीय संस्कृति तथा लोक भाषा के प्रतीकों को जोड़कर अपनी शायरी का महल खड़ा किया है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त होता है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।